हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आनंद क्लासेस पर। आज हम लोग ऑप्टिक्स की शुरुआत करेंगे और यह चैप्टर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का प्रयास करेंगे ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम लोगों को मदद मिले। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स से हम लोग पहले से ही वाकिफ है कि ऑप्टिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश तथा उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, हम इन सब की चर्चा इस ऑप्टिक्स में करने वाले हैं। तो क्योंकि ऑप्टिक्स में हम लोग प्रकाश तथा उससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते रहते हैं तथा ये दोनों वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, डिटेल में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको और समझेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, वेव प्रोपागेशन का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं तथा ये दोनों तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग और इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग बहुत सारा है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, विद्युत चुंबकीय बनपट की बात करें, तो उसमें बहुत सारा वेव है, जैसे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्स रे और गामा रे। तो ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों में जो सेंसेशन पैदा करती है वह है विजिबल लाइट। और इसमें भी 7 रंग का प्रकाश होता है और वो होता है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जिसमें वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है और रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के रेंज के प्रकाश को हम लोग विजिबल लाइट कहते हैं। और हम लोग ऑप्टिक्स में इसी का स्टडी करेंगे और इससे संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य घटता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। और वायलेट का जो बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो हम इस लाइट की बात करते हैं, विजिबल लाइट की बात करते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट है और हम लोग इसी का स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स में। इसको भी नोट कर लेंगे और फिर हम आगे की बात करते हैं। जब हम प्रकाश को डिफाइन किए तो प्रकाश को हम किस प्रकार से डिफाइन किए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब किस प्रकार से देख पाते हैं, ये बच्चा क्लास से हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट से प्रकाश डायरेक्टली निकलता है और हमारे आंखों में प्रवेश करता है कॉर्निया के रास्ते और रेटिना पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है लाइट सोर्स से निकल के और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में कॉर्निया के रास्ते प्रवेश करता है और रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ और बातों को हम लोग जानते हैं, कुछ बेसिक सा।
जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, हम नोट करके लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नंबर 1 पहले से पता हम लोग को, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अब अगर पूछा जाए कि सर प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है कैसे, तो सोलर प्लेट देखें। सोलर प्लेट के द्वारा क्या किया जाता है कि सौर ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। नंबर 2 प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसा कि हम लोग अभी डिफाइन किए हैं, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। नंबर 3 प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग अगर हम बात करें तो जो तरंग होता है वह 2 तरह का होता है, एक तो ट्रांसवर्स होता है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है। जैसे कि ध्वनि तरंग क्या है, मैकेनिकल है, यांत्रिक तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है वह इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, वेव प्रोपागेशन के डायरेक्शन में ही, तरंग संचरण की दिशा में ही क्या होता है, पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है, दोलन जो होता है, वह है ना परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, तो वह तरंग संचरण की दिशा के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए यह क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। नंबर 4 अगर बात करें तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। लेकिन बात करेंगे जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो वह समांगी माध्यम की हम बात करेंगे। नंबर 5 प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उस सरल रेखीय पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। ये रहा किरण, जो कि ये बतलाएगा कि प्रकाश किधर से किधर को आ रही है। नंबर 6 किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब हम किरण पुंज या प्रकाश पुंज की बात करेंगे तो ये भी 3 प्रकार का होता है। एक तो पैरेलल, दूसरा कन्वर्जिंग, विभिन्न दिशा से आके एक बिंदु पे क्या होना, जमा होना, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा अपसारी, एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैलेगा। तो समांतर, अभिसारी और अपसारी किरण पुंज। आगे की बात करें तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे कि हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सूर्य तक तो है नहीं, सूर्य से प्रकाश आती है तो जाहिर सी बात है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर और सूर्य के बीच का जो भाग है ना वो क्या है, वो वैक्यूम है ना, निर्वात है। तो उस निर्वात से होते हुए आती है, तो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, आखिर हम लोगों तक पहुंचती है प्रकाश, तो हमारे एटमॉस्फेयर तक जो पहुंचती है वह निर्वात से होते हुए आती है। इसका मतलब ये है ना कि प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की जो चाल सबसे महत्तम होती है ना वो निर्वात में ही होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या वायु में तो निर्वात की अपेक्षा कुछ कम ही होती है ना, लेकिन बराबर ही लिया जाता है, निर्वात या वायु में होती है। कितनी होती है, तो C = 3 × 10⁸, ध्यान देना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/√μ0ε0। मतलब यही क्या है, μ0। जैसे कि हम बोले थे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसमें
है ना, जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। तो ये जो है ना, ये जो म्यू नॉट है ना, इसको हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। और एप्सिलॉन नॉट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये हो गया सी का, इसी का वैल्यू पुट करने पर जो है ना, ये सी का मान आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब हम मीडियम की बात करें, ये मान लो ये निर्वात में है, अगर हम मीडियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/√अंडर म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और तब हम इसको क्या बोलेंगे, ध्यान से देखा जाए तो Cm = 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। और इसी को हम ये लिखेंगे Cm बराबर, हम भी लिख देते हैं, मान लेते हैं, है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, C/√अंडर म्यू आर और एप्सिलॉन आर। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, है ना, कि जो n बराबर होता है √अंडर म्यू आर और एप्सिलॉन आर, जहाँ n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि v बराबर क्या हो जाएगा, C/ क्या आ जाएगा, n। और तब n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, C/ क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। और इसी को हम क्या V1/V2 लिख देते हैं, V1/ क्या लिख देते हैं, V2 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा और चाल बदलेगी। अच्छा, हम इसको N12 करके लिख सकते हैं और तब हो जाएगा N2/ क्या आ जाएगा, N1। मतलब क्या कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हालांकि ये सब हम पढ़ने वाले अपवर्तन में, लेकिन हम बेसिक है तो यहाँ कर लेते हैं। तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक बट्टा माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसी को हम V1/ क्या लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको λ1/ हम क्या लिख सकते हैं, λ2 लिख सकते हैं। ये सब हम देखेंगे वहाँ पे। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, ध्यान से, है ना, देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल बदलती है, साथ ही साथ तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। तो क्या आवृत्ति भी बदलती है? जी नहीं, आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि आवृत्ति जो है ना वह सोर्स पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है सोर्स पे, इसलिए आवृत्ति बदलती नहीं है। जैसे कि अगर हम बोलें कि पानी के अंदर एक बल्ब है और ग्रीन कलर का बल्ब जल रहा है, ग्रीन कलर का बल्ब जल रहा है। और जब हम, है ना, तो प्रकाश जाएगी ऊपर, जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात प्रकाश जब, है ना, जाहिर सी बात है जाएगी, पानी से वायु में प्रवेश करेगी। तो ये बात हम लोग को पता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य भी बदलती है, तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो अब तरंगदैर्घ्य बदलेगी, जैसे, है ना, VIBGYOR ये है ना, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, रेड का, सबसे कम किसका है, वायलेट का। तो जब वायु में जाएगी तो तरंगदैर्घ्य बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा। मतलब क्या, तो अब हमको ये क्लियरली पता है कि जो वायु है विरल माध्यम है और जो पानी है वो क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जाहिर सी बात है चाल क्या होती है, चाल उसकी क्या होती है, बढ़ती है। और तब हम कहेंगे तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगी। और जब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या कि, है ना, प्रकाश हमको कैसा दिखना चाहिए, येलो दिखना चाहिए या ग्रीन ही दिखना चाहिए, सोचिए, है ना, प्रकाश हमें ग्रीन ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे। तो ये बात ध्यान में रहे। तो हम लोग लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये था कुछ बेसिक, है ना, प्रकाश के बारे में। हम अब आगे की बात करते हैं।
हम बात कर रहे हैं, है ना, जब हम प्रकाश के बारे में इतना हम कर चुके हैं और हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ऑप्टिक्स को भी बांटा गया है 2 भाग में, ध्यान देंगे, ऑप्टिक्स को भी 2 भाग में बांटा गया है ना, प्रकाशिकी को भी 2 भाग में बांटा गया है। तो एक तो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। अब क्यों बांटा गया है? तो प्रकाश के व्यवहार के आधार पे, प्रकाश का व्यवहार बदलता है। कब बदलता है? तो जब प्रकाश, हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में किसका स्टडी करते हैं? तो हम ऐसे प्रकाश का स्टडी करते हैं हम ऐसे प्रकाश के व्यवहार का स्टडी करते हैं जो वैसे वस्तु पे गिरता है जिसका विमा, जिसका जो डायमेंशन होता है, जिसकी जो विमाएं होती है वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से। जैसे कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में। हम यहाँ लिख देते हैं कि वस्तु की विमाएं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो प्रकाश, लाइट का जो व्यवहार है, जो प्रकाश का व्यवहार है, प्रकाश की जो घटना है वो डेली लाइफ में देखी जाती है, परावर्तन, अपवर्तन, ये सब देखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें मिरर की, लेंस की, ये सब क्या है ना, इस सब का जो डायमेंशन है, इस सब का जो है ना डायमेंशन है, साइज है, वह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से क्या होता है? बड़ा होता है। और इसमें जो घटित होने वाली घटनाएं वो दिखाई देती है। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, परावर्तन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में हम वैसे प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करेंगे जो वैसे वस्तु पे गिरती है जिसका जो डायमेंशन होता है वह तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि की होती है। उसके जैसे हम यहाँ लिखते हैं वस्तु की विमाएं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि की होती है। और इसमें जो घटनाएं हम लोग है ना पढ़ने वाले हैं वह डेली लाइफ में होती तो ज़रूर है लेकिन देखी नहीं जाती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें कि ये कमरा है, इस कमरे में एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, कार्डबोर्ड में क्या है? होल है। तो उस होल से क्या होगा कि प्रकाश उधर जाएगा और जाहिर सी बात है उसके साइज का क्या होगा, है ना, जाहिर सी बात है दीप्त स्पॉट दिखेगा, वहाँ स्पॉट दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे साइज को हम क्या करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो वह भी क्या होता जाएगा? छोटा। और एकदम छोटा कर लें तो वहाँ दिखेगा नहीं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि दीप्त अदीप्त इस प्रकार का जो है ना स्पॉट बनता है, जो कि हम लोग देख नहीं पाते हैं डेली लाइफ में। हम लोग ये पढ़ेंगे, जब हम व्यतिकरण पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे व्यतिकरण का, विवर्तन का, इस सब का स्टडी करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी, या रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? परावर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, जो कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जब किसी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक्चुअली में जब किसी बाउंड्री सरफेस पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है, प्रकाश आपतित होती है, तो 3 प्रकार की घटनाएं होती है। हम देखते हैं 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है हम इसको देखते हैं। जैसे ये कोई बाउंड्री सरफेस है, प्रकाश की किरण आपतित हुई, ये क्या है? नॉर्मल है। और इसमें क्या होता है कि प्रकाश 3 तरह की घटनाएं होती है। एक तो प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। दूसरा, ये जो बाउंड्री सरफेस है ना, इसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और तीसरा, प्रकाश दूसरे माध्यम में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। कुछ इसी प्रकार से तो जब प्रकाश की किरण, अब होता तो तीनों घटना है, लेकिन जो मेजर होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है ना, हम उस घटना की बात कर लेते हैं। जैसे कि ग्लास की बात करें, ग्लास से है ना अपवर्तन ज़्यादा होता है तो हम अपवर्तन की बात करते हैं, लेकिन उसमें अवशोषण भी होता है, जो कि 11th में हिट में हम लोग है ना जाहिर सी बात है ना पढ़ चुके हैं। और अपवर्तन हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ 3 तरह की घटनाएं होती है।
जब प्रकाश किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये हम दिखा रहे हैं प्लेन मिरर, जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस में ही हो, हम कुछ इस प्रकार से अगर हम बना लें तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्रकाश की किरण आपतित होगी और क्या होगी, परावर्तित होगी। ध्यान देंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है जरूरी नहीं कि प्लेन सरफेस ही हो, ठीक है ना। तो हम लोग प्लेन मिरर की बात करते हैं। जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण बाउंड्री सरफेस से टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का दो नियम है। सबसे पहला तो यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरा ये है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब कौन से तल की बात हो रही है, इस तल की बात कर रहे हैं क्या? जी नहीं, हम बात करें इस बोर्ड की। अभी इसके लिए जो प्लेन है ना, वो जो है ना, जो तल है ये बोर्ड है। आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यह प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अब हम बात करते हैं, जब परावर्तन की बात करें तो हम बात करेंगे किसकी, दर्पण की। तो दर्पण जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और ये दर्पण आप लोग अपने घर में, है ना, रोज़ सुबह उठकर देखते होंगे, है ना। और जाहिर सी बात हम लोग देखते हैं दर्पण क्या है। तो दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही साथ जिसका एक सतह कलई किया हुआ अवश्य होता है ना। तो जैसे कि बच्चा में, है ना, बदमाशी बहुत ज़्यादा किए होंगे। जैसे कि, है ना, एक दर्पण लिए छोटा सा और उसको क्या किए, है ना, सन के प्रकाश को इस पे डाले और रिफ्लेक्ट करिए दूसरे के आँख पे, है ना, फेस पे जो चमकाते थे। तो वो होता क्या था, प्रकाश की किरण आपतित होती थी और फिर क्या होती थी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे के, है ना, फेस पे जाती थी। तो क्या था, वो मिरर था। मिरर का काम है प्रकाश को क्या करना, परावर्तित करना। प्रकाश को क्या करना, परावर्तित करना। तो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है और उसी को हम दर्पण कहते हैं, जिसका एक सतह कलई किया हुआ अवश्य हो। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से, अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयिक दर्पण, पैराबोलिक मिरर, परवलयिक दर्पण। हम बात इसमें दो दर्पण की करने वाले, समतल और गोलीय दर्पण की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समतल दर्पण।
समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, जैसे कि ये। जब बात हम समतल दर्पण की कर लिए तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले तो आभासी होता है, दूसरा सीधा होता है, तीसरा वस्तु प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होता है, दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। नंबर 4, वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है, और इसीलिए तो कहते हैं कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। हम समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा, है ना, प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब कैसे बनेगा किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, हम लोग देखते हैं। जैसे ये कोई समतल दर्पण है, ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ये पॉइंट चार्ज, सॉरी, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से काफ़ी सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ किरणें क्या होगी, निकलेगी, कुछ इस प्रकार से। हम कुछ किरणों को दिखाएंगे। अब क्या होगा, ध्यान से, कि प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर आएगी, और चूंकि ये नॉर्मल पे ही इंसिडेंट हो रही है, तो जब जाहिर सी बात है आपतन कोण 0 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री। उसके बाद क्या होगा कि ये फिर आपतित हुई और फिर परावर्तित होगी। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक यूज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। हम ये देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी जस्ट बताएं, मान लेते हैं कि यहाँ बनेगा, है ना। तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से। फिर ये भी यहाँ पर क्या होगा, जिस एंगल से आएगा, है ना। अच्छा, इसको पहले हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये देख लो कि जिस एंगल से आपतित हुआ उसी एंगल से क्या होगा, है ना, ये परावर्तित। कुछ हम इस प्रकार से मिला दिए, देख लो, यहाँ से हम इस प्रकार से मिला दिए। तो ये आया, ये गया, ये आया और ये गया, और ये बना इमेज ऑब्जेक्ट का। अच्छा, ये क्या है ना, वर्चुअल इमेज है। चूँकि वर्चुअल लाइन के मिलने से बना है, तो ये है वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं किरणों के काल्पनिक कटान से बने प्रतिबिंब को। और याद रखें कि प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा जहां दो परावर्तित किरणें या दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटेगी। और ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए, जो वास्तविक वस्तु है उसके लिए, है ना, इमेज वर्चुअल होगा, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज होगा। तो यहाँ पर यह बात दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या हो रही है ना, देखो ध्यान से, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। अगर हम दिखाएं, जैसे हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, कि ये प्रकाश की किरण आई, देखो ध्यान से, और ये क्या हुई, परावर्तित हुई। फिर प्रकाश की किरण यहाँ से आई और क्या हुई, परावर्तित हुई, और यहाँ पे आके टकराई। तो अब गौर करेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये तो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटी, तो यहाँ दिख रहा होगा कि ये वास्तविक कटान है, और इसलिए क्या है, ये रियल इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और जब इसको हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे जो दोनों किरणें काट रही है ना, क्योंकि ये वास्तविक कटान है और इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो याद रखें कि जो
इमेज और ऑब्जेक्ट का जो नेचर होता है ना वो अपोजिट होता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज होता है। हम बात कर रहे थे कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ। अच्छा, और भी देखते हैं और कैसे बनाते हैं, और भी ध्यान से इसको एक बार नोट करेंगे। और भी देखते हैं, जैसे ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा? थोड़ा और सीधा करके बनाते हैं। यहाँ पे क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? हाँ, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन यह दिखाई देगा कि नहीं देगा वो बात की चीज़ है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन कैसे बनाएंगे? बनाएंगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है, अच्छा ड्रॉ करने का रूल पहले ध्यान में रखें कि हम क्या करेंगे कि कोई भी प्लेन मिरर है ना, और पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींच लिए, और जो ऑब्जेक्ट का मिरर से जो लेंथ होगा ना, अगर ये मान लो x है तो x डिस्टेंस पे ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम जैसे इस पे क्या किए, आपतित किए मिरर पे, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिला देते हैं और फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। सेम कहानी, इसको फिर मिलाएंगे और फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ये बन गया इमेज आई, ये ऑब्जेक्ट है। और अगर हम ये नहीं दिखाएं तो भी हम काम चल जाएगा। जैसे हम क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हम क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए। अगर ये x डिस्टेंस है तो x डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। तो सिंपल है ना कि सबसे पहले ये परपेंडिकुलर क्या हुआ, जाहिर सी बात है आपतित हुआ, तो जाहिर सी बात है जब आपतन कोण 0 तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0। और एक यहाँ से इस प्रकार से आएगा, इसको इस प्रकार से मिला दो और यहीं से क्या करो, इसको रिफ्लेक्ट कर दो, ये हो गया और ये बन गया तुम्हारा आई, इमेज बन गया। लेकिन बात अब हम यहाँ कर रहे हैं ना, जब हम ड्रॉ नहीं कर पाएँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे, मिरर को एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे मिरर को, और तब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। खींच दिए, अगर ये x डिस्टेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पर हम आपतित किए, इसको इस प्रकार से क्या किए, मिलाएं, ये देखो, और देख लो कुछ इस प्रकार से, इसको हम क्या किए, मिलाएं, और ये गया। और यही है ना दृश्य क्षेत्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृश्य क्षेत्र। हम अगर यहाँ पे खड़े हों, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हो, तो जाहिर सी बात है प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। अगर यहाँ खड़ा होगा तभी प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे प्लेन मिरर के सामने जो घर में है ना, जाहिर सी बात है वहाँ अगर खड़ा होते होगे तो अपना प्रतिबिंब देखते होगे, लेकिन साइड का प्रतिबिंब नहीं दिखता होगा। लेकिन अगर साइड में खड़े हो जाओ तो वो साइड का भी है ना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में दिख जाएगा। तो यही है ना। तो इस दृश्य क्षेत्र में यदि ऑब्जर्वर खड़ा हो यहाँ इस क्षेत्र में, तभी है ना वह उस वस्तु को देख पाएगा। दृश्य क्षेत्र हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर हम अब बात कर लें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका कैसे बनेगा। जैसे ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था ये, तो हमको ये पता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वह मिरर से सेम डिस्टेंस पे बनेगा, और वस्तु का साइज, प्रतिबिंब का साइज भी वस्तु के साइज के क्या होगा, समान होगा। तो हम मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से डालें, ये x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है ना, कुछ इस प्रकार डॉट ही मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्या है, x डिस्टेंस पे बनेगा। सेम कहानी, ये देखो अगर ये ए बी है तो ये बन जाएगा क्या, ए डैश, और ये क्या बन जाएगा, बी डैश। बस इतना दिखा, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का रहे तो क्या करेंगे, ये मिरर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस वही नॉर्मल मिरर पे डालेंगे। अगर ये x डिस्टेंस तो ये x डिस्टेंस, अच्छा फिर ये भी डालेंगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम है तो कम रहेगा, कुछ इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ये ए बी है तो ये क्या हो गया, ए डैश, और क्या हो गया, बी डैश। तो उम्मीद करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे है ना हम बनाते हैं ये सीख चुके होंगे, ये सीख चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन की, हम बात करते हैं। जैसे अगर हम ये देखें, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है
और कोऑर्डिनेट एक्सिस से एक समतल दर्पण 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ऑब्जेक्ट जो है ना 2 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो है ना, जो ये 2 मीटर है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा है ना 20 होगा। तो जाहिर सी बात है पूछा जाएगा इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इमेज का प्रतिबिंब का निर्देशांक क्या होगा। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम नॉर्मल खींचेंगे। ये रहा नॉर्मल। अच्छा, सेम डिस्टेंस होगा, अगर ये x होगा तो ये x होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ध्यान से देखो, अब गौर करो, ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या है कॉमन है और ये भी समान है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। और ये 30, ये भी क्या हो जाएगा 30। तो हम बात अगर हम इसकी कर लें तो जाहिर सी बात है कुछ वेक्टर, कुछ इस तरह का वेक्टर बनेगा और ये क्या बनेगा 60 डिग्री। और मान लो इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड 2 मीटर, तो हम बोले थे कि अगर कोई वेक्टर हो और ये कुछ इस प्रकार से कोई एक वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड a हो, तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, a sin थीटा और ये क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अगर हमको ये निकालना होगा तो जाहिर सी बात है, अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। देखो sin थीटा बराबर डैश अपून a और डैश बराबर a sin थीटा। तो ये हो जाएगा a sin थीटा और ये क्या हो जाएगा a cos थीटा हो जाएगा। और ये x बताता क्या है ना भुज, और y क्या बताता है कोटि। इसका मतलब ये कि a cos थीटा और ये क्या आ जाएगा a sin थीटा। कुछ ये कहानी है। तो हम बोलेंगे x बराबर क्या आ जाएगा a cos 60 डिग्री, a की जगह पर क्या है 2 आ जाएगा। 2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है √3 बट्टा क्या होता है ना, सॉरी 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। और ये गया तो x का मान 1 आया। और जब हम बात कर लेंगे है ना y की, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 sin 60 डिग्री। 2 इंटू sin 60 का मान √3/2 और ये कट के क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तब बोलेंगे कि जो इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। और आगे का जो प्लेन मिरर से रिलेटेड है ना टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।